देखिए, मान लिया कि एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपके साथ उसी तरह के एक क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है। मान लो कि एक वुडन प्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वुडन प्लैंक ले लिया है और इस वुडन प्लैंक की जो मास है, मास इसकी कितनी है, 20 kg है। और ये स्मूथ ओरिएंटल सरफेस पे है, जैसा कि आपके उस क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि वो आपने जो लिया हुआ है वो स्मूथ ओरिएंटल सरफेस पे लिया हुआ है। और एक आदमी है जो इस प्लैंक पे, ये स्मूथ ओरिएंटल प्लैंक पे चलना शुरू करता है। ये आदमी का वेट है 60 kg, ठीक है। यस सर। और ये इसके एक एंड से चलना शुरू करता है और आपके उस क्वेश्चन में सर मासलेस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है ना? बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि अ मैन ऑफ मास 60 kg स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लैंक टू द अदर एंड। एक एंड से दूसरे एंड पे ये जाता है, ठीक है। ये जैसे ही दूसरे एंड पे जा रहा है, तो ब्लॉक पीछे जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी से। इसकी लेंथ L ले लेता हूं मैं, ठीक है। ठीक है। और L लेंथ मतलब यहाँ पे चलो सबकी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो इसकी भी वैल्यू हो गई आपकी 10 मीटर की। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक ओवर द फ्लोर, ठीक है। पीछे जाएगा तो सर किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है बंदा? अभी मैं वो तो आपको देखना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा वो कि किस वेलोसिटी से आपको आगे जाएगा। तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक ओवर द फ्लोर when the man reaches the other end of the plank. अब इसको पहले आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है सर। जो आपका 60 kg का मैन है और ये जो इसका वेट है मास का 20 का, तो 60 प्लस 20 मतलब क्या होगा, 80 kg, है ना। तो 80 kg का वेट हो जाएगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्योंकि आपने रिलेटिव वेलोसिटी की भी बात की है खुद से, क्या रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे लग रहा है। आदमी जब एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाएगा तो हमारे से पूछा गया है उस समय डिस्प्लेसमेंट बताना है इसका। तो सर प्लैंक की वेलोसिटी अगर यू कंसीडर करें बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी अगर और मैन की अगर वेलोसिटी वी कंसीडर करके तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस सी हो जाएगी। इतना समझ आ गया? देखो यहाँ पे एक बात अगर मैं बात करूं कि अगर इस तरफ ये जा रहा है तो इस तरफ अभी क्या है, इनिशियली रेस्ट में है ना, इनिशियली रेस्ट में है। और ये बाद में भी क्या होगा, बाद में भी ये इसकी पोजीशन 10 मीटर का ही ट्रैवल किया उसने। देखा जाए इसमें 10 मीटर का ही ट्रैवल किया उसने। एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, जो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ना पूरे सिस्टम का, बात ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का जो होगा, जो पहले था इनिशियल में जो था, और वही तो फाइनल में भी होगा, ठीक है। सर ये तो ठीक है। मूव करने, जब ये मूव करना शुरू करेगा ना तो उस समय पूरा सबका सब
इसमें सिर्फ इंटरनल फोर्स लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, है क्या। और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या होगा आपका, हर केस में अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो भी फोर्स है यहाँ पे इंटरनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बिल्कुल नोट डाउन कर लो। इस तरह के क्वेश्चन में ये चीज देखना ही देखना है। तो ये इंटरनल फोर्स यहाँ पे जो भी है कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इंटरनल फोर्स की, जीरो नहीं होगी, जबकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आपको जब जीरो होगा, इसमें हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास सरफेस पे रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास और ये इंटरनल फोर्सेस तो रहेंगी, वो तो ठीक है। और ये इंटरनल फोर्सेस तो रहेंगी, वो तो ठीक है। हाँ, अब जितना आपको भी पता है, आप वही बता रहे थे, आपका भी कहना था कि जितना आगे ये मूव करेगा उसी के रिस्पेक्ट में ये जो प्लैंक है उसमें, उसी के रिस्पेक्ट में प्लैंक भी पीछे की तरफ मूव करेगा। ये आपका भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं अब आदमी की बात करूं, का आदमी चलता हुआ यहाँ से चलता गया और चलता हुआ ये आदमी बेचारा जो है एक एंड से दूसरे एंड तक चला गया, ठीक है। तो एक एंड से जब दूसरे एंड तक चला गया ये आदमी, तो आदमी ने कितना डिस्टेंस कवर 10 मीटर्स का, तो आदमी ने यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर्स का। हाँ, आदमी की बात करें तो आदमी ने यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे अब ये प्लैंक आपका जैसे बन गया, मान लो यहाँ पे बना देते हैं। अब आदमी आपका मान लो कुछ डिस्टेंस यहाँ पे एक दिखाते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके फिर से यहाँ पे, ताकि ये क्लियर समझ में आए। इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे साथ में ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और दोनों को देखते हुए करेंगे ड्रॉ। अब देखो, ड्रॉ इसलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ये हमें क्या दिखे कि जो प्लैंक है ना, मान लो आदमी दूसरे एंड तक चला गया, आदमी कहाँ तक चला गया, दूसरे एंड तक चला गया। अभी ये प्लैंक यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ था, तो प्लैंक भी तो शिफ्ट कर गया ना पीछे की तरफ, तो प्लैंक पीछे की तरफ वो 10 - x होगी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपके आदमी की पोजीशन जो है वो, अब आदमी की पोजीशन जो है वो इस एंड पे है, हाँ, और ये डिस्प्लेसमेंट इसकी x की हो गई यहाँ पे। तो ये ग्राउंड फ्रेम से कोई देखेगा यहाँ से, तो 10 मीटर ये चला प्लैंक पे, लेकिन प्लैंक x मीटर पीछे की तरफ। हाँ सर, नहीं वो तो समझ आ गया, है ना। अगर कोई एक ग्राउंड से खड़ा होकर कोई देख रहा है तो ठीक है। हाँ जी, तो इसमें जो टाइम लगा वो हो गया x/u, अगर u वेलोसिटी कंसीडर करें ब्लॉक की, तो कितना हो गया, 10 - x का हो गया। हाँ जी, तो इसमें जो टाइम लगा वो हो गया x/u, अगर u वेलोसिटी कंसीडर करें ब्लॉक की तो अब देखो, जितना ही चला होगा इसका मास देखेंगे, मास m इंटू 10 - x, सेंटर ऑफ मास से दिस वन इज इक्वल टू दूसरे का मास m1 ले लिए इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका x का, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट आपका दिख रहा है x का। तो मतलब जितना आदमी मूव कर रहा है उतना प्लैंक भी उसके रिस्पेक्ट में। सर आपने क्या यूज किया इसमें? तो m का वैल्यू कितना है, 60 है यहाँ पे। सर आपने कंजर्वेशन, ये आपने क्या यूज किया इस पे? दिस वन इज इक्वल टू आपने क्या यूज किया इसमें? 20 into x। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो आप? आपने कंजर्वेशन, ये आपने क्या यूज किया इस पे? हाँ जी, ये से समझ आ गया। अच्छा, हाँ समझ आ गया। मास में जैसे आप इस तरह का बनाते थे ना, याद है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, कि यहाँ पे इस तरह से बैलेंस वाले कंडीशन में। हाँ समझ आ गया। तो ये उसी तरह से है। तो यहाँ सर ये m1 क्या लिखा है आपने? m1 क्या है? नहीं आ रही है, देखो 600, ठीक है सर,
है ना, ये 600 माइनस फिर ये एक्स। M1 क्या लिखा है आपने? M1 क्या है? M1 20 kg, इसका ये जो ब्लॉक का मास लिया हुआ था हमने। ठीक है सर। तो ये आपका कितना आ गया, 600 इक्वल टू 80x, 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, इसको कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 30/4, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो है 7.5 मीटर की x। क्लियर सी बात है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाए तो उसके लिए वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके लिए हमें एक डेरिवेशन चाहिए, एक फार्मूला चाहिए हमें। तो यहाँ पे जैसे आप मान लो कि आपने यहाँ पे ये आपका y एक्सिस है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज में ये y एक्सिस ले लिया, एक तरफ हमने यहाँ पे z एक्सिस ले लिया और एक प्लेन ले लिया। यहाँ पे प्लेन में जब ट्रीट करेंगे तो ये आपका x एक्सिस ये ले लिया, और कुछ वेलोसिटी से, मतलब मान लो v वेलोसिटी से, यहाँ पे आप v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल बनाते हुए, y के साथ थीटा एंगल बनाते हुए आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। जिस डायरेक्शन में y एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, z एक्सिस फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये वाला जो x एक्सिस है, x एक्सिस का कंपोनेंट होगा v का कंपोनेंट, इस तरफ क्या होगा, v साइन थीटा, v का कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, v साइन थीटा होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को आप v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो, तो ऐसे हाल में जो मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा उसको देखना है यहाँ पे। तो देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस करता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। दूसरा, ये जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये चार्ज के होता है। और तीसरा जो है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q तो यूज कर लिया हमने, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका v साइन थीटा के। और इसी सब को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके पास मिलेगा F इक्वल टू BQV साइन थीटा, ये मिलता है आपको। तो F इक्वल टू, आप कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी था अभी कांस्टेंट रहोगे तो K QVB साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। K की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 1 होती है, तो सीधा F इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला हो गया QVB साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। और इसी में आपको कंडीशन देखना पड़ेगा। कंडीशन क्या देखना होगा कि कब ये मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है ना, ये कंडीशन देखना पड़ेगा आपको। तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ से सिंपल सी बात है, मैक्सिमम मिनिमम का जो कंडीशन है वो कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मान लो आपका v 0 होता है, अगर कंडीशन देखा जाए तो अगर v 0 होगा तो भी फोर्स 0 होगा। मतलब वेलोसिटी अगर 0 कर दी जाए, इसका मतलब है कि चार्ज को आप रेस्ट में रख रहे हो, और जब चार्ज को रेस्ट में रखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है सर, कर लेना नोट। तब तक मैं आपका वो एक और जो क्वेश्चन है उसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। आपका अगला क्वेश्चन था,
अच्छा, एक सेकंड सर, खोलता हूँ। जी सर। In तो an क्वेश्चन uniform यही है ना magnetic आपका, field of अगला induction, जो where क्वेश्चन a ये था। wire is form of a semicircle of radius r rotates about the ये diameter. ये वाला। जी सर। सेमी सर्कल वायर है ना वहां पे। हाँ, जी सर। आप जी का जो दूसरा क्वेश्चन आपने एक सेंड किया हुआ था। अच्छा, एक सेकंड सर, खोलता हूँ। जी सर। उसमें यही था In an कि uniform magnetic field of induction, where a wire is a form of a semicircle हाँ of हाँ radius r rotates about the diameter. हाँ ये हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, जी सर। है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन की यस बात सर। कर लेते हैं जब तक ये आपका काम हो जाए। एक तो सबसे पहले आपने क्या किया है कि सेमी सर्कल रॉड है, तो मान लो ये इस तरह से आपने सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। और अब इसको एक किसके किसके एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे। तो मान लिया कि इसको यस हमने सर। ये अबाउट डायमीटर इसको हमें रोटेट कराना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी जो रेडियस है वो आर दी हुई है क्वेश्चन में ही, ठीक है। और आप इसको जो रोटेट कराओगे ना, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आप इसको रोटेट कराओ, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसके परपेंडिकुलर बता रहा है एक्सिस के, तो इसको मैंने क्या किया, इसको इस तरह से क्रॉस से दिखा देते हैं यहाँ पे कि अब ये पता लग जाए कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर बात किया जाए कि ये टी टाइम में कितना रोटेट करेगा, ये जो आपका सेमी सर्कल है ये टी टाइम में कितना रोटेट करेगा, तो सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस ड्रॉ करके समझने में थोड़ा आसान रहेगा। ये देखो, ये ऐसा, ये ऐसा। यस सर। अब सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे फाइंड किया? तो अब आप ये विजुलाइज हो जाता है यहाँ पे कि इस सर तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे फाइंड की? मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने दिखाया है, सिर्फ चलिए। परपेंडिकुलर है, ठीक है। यस सर। अभी हमने क्या दिखाया, अभी हमने सिर्फ दिखाया है कि ये परपेंडिकुलर है। देखो, अगर ये मान लो कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये ओमेगा, ये जब रोटेट करेगा ना तो कितने एंगल से रोटेट करेगा टी टाइम में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टी टाइम में कितने एंगल से रोटेट करेगा। तो टी टाइम में ओमेगा टी एंगल से रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो ये एंगल आपका यहाँ पे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आ जाता है। क्लियर? तो कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन कैसे आई? नहीं, वो तो परपेंडिकुलर बोला है ना। हाँ सर, तो इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन दोनों हो सकती है। कोई भी हम ले सकते हैं। अभी मैंने इनटू द प्लेन लेके देखा, आउट ऑफ द प्लेन होता है तो वो इधर इधर की तरफ होता है। ये जो दिखा रहा हूं ना मैं, ये एंगल ओमेगा टी उस तरफ ना जाके इस तरफ बाहर की तरफ लेते हैं। फिर ठीक है सर। दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। ठीक है सर। अब मान लो कि ये आउट ऑफ द पेपर अगर ये जा रहा होगा तो यहाँ पे ओमेगा टी एंगल बन रहा होगा। ओमेगा टी जो एंगल बना रहा होगा बी के साथ, ये बी के साथ, बी चूंकि मान लो इनवर्ड है तो इसके साथ जो एंगल बन रही होगी, तो इसको थोड़ा सा समझना यहाँ पे जरूरी होगा आपके लिए, ठीक है। ये देखो, जब ये
ओमेगा टी रोटेट कर गया और इसको, इस पॉइंट को मान लो कि आउट ऑफ द पेपर का पॉइंट है, आउट ऑफ द पेपर। अब बी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये ओमेगा टी इसके साथ एंगल बना रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक मार्क करूं राउंड सा, ऐसा मार्क कर रहा हूँ, रेड कलर से कर देता हूँ, और ये ओमेगा टी इसके साथ बनाता हुआ दिखा रहा हूँ। ये इस तरफ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और ये ओमेगा टी एंगल बनाता हुआ है। ये एंगल दिखा दूं कि ये ओमेगा टी बन रहा है। हाँ जी, ठीक है, तो अगर ये अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो एंगल देखो, फेज एंगल फाई इक्वल टू क्या लिखते हो, बी डॉट ए। तो ये बी ए ये आपका आ जाएगा, सर एक बार वो कॉस ओमेगा टी कैसा है वो एक बार वापस बता दीजिए। कॉस ओमेगा टी। अब सवाल जहां तक सर ईएमएफ सर इसको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, यही ना? ईएमएफ जो है ई इक्वल टू क्या ठीक है लिखते हैं सर। फैराडे लॉ से, माइनस डी फाई बाई डी टी। हाँ जी, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको डायरेक्शन भी देखना है। ठीक है ना, अभी तो फ्लक्स के बारे में मैंने बता दिया, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ अभी मैंने बताया है। ठीक है ना, सर एक बार वो कॉस ओमेगा टी कैसा है वो एक बार वापस बता दीजिए। कॉस ओमेगा टी डॉट प्रोडक्ट है ना। यस सर। सर इसको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है यहाँ पे, अब एक चीज और देखो, यहाँ पे जो एंगल बनेगी ना हाँ उसके जी। बारे में बात करना पड़ेगा हमें अब। ठीक है, वो एंगल क्या बनेगी, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दें। ये ठीक जो है एंगल सर। बनेगी ये बनेगी आपकी 180 माइनस ओमेगा टी की बनेगी। यस सर। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में यहाँ पे देख लो, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक बार समझ लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सर ये 180 माइनस ओमेगा टी होता है वही है ना जितना? दे रहे हैं हम लोग, ठीक है सर। निगेटिव क्यों ले रहे हैं, ये क्लियर हो गया। यस सर। तो यस सर। अब जो है ईएमएफ जो आएगी आपकी ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और ये हो गया माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी। सर ये 180 तो माइनस ये साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू ओमेगा आ गया। हाँ जी। ठीक है, अब यस सर। एरिया का जहां तक सवाल है, तो एरिया कितना होगा, एरिया हाँ जी। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। नहीं सर, एरिया तो यही होगा। तो सर वो अब तो आप डिफरेंशिएशन से पहले माइनस है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। बी और ए को तो बाहर कर दो आप, और हाँ डिफरेंशिएशन सर, तो माइनस डिफरेंशिएशन के पहले वाला नेगेटिव तो है, उसको लिख दो सीधा कॉस ओमेगा टी। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे एक माइनस जो बाहर है उसके बाद कॉस के साथ जब डिफरेंशिएट किया तो वो प्लस हो गया। बिल्कुल, बी ए ओमेगा को बाहर कर दो क्योंकि ये हाँ कोएफिशिएंट जी। बाहर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे, और ये हो गया साइन ओमेगा टी हाँ जी। यस हो सर। जाएगा। हाँ जी। और ये माइनस भी होगा या नहीं, नहीं सर। यहाँ पे देखो, सर वो तो डिफरेंशिएशन से पहले माइनस है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। हाँ ये पहले भी तो निगेटिव था। हाँ सर, तो माइनस ये एक माइनस जो बाहर है उसके एक बाद कॉस के साथ जब डिफरेंशिएट किया तो वो प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस हटा दें, हाँ जी। तो सीधा आपके पास कितना बच रहा है वैल्यू, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही ना। हाँ जी। तो इसे यस सर। अब करंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जो भी निगेटिव साइन अगर जो भी आ भी रहा है ना, वो क्या बतलाता है, मैग्नेटिक फील्ड को वो अप्रोच कर रहा है ना। अगर जो भी अभी जब तक निगेटिव साइन दिखा रहा है वो उसका मतलब वो निगेटिव साइन को अप्रोच कर रहा है। अब इंडक्शन की बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में
करंट का जो होता था आपको याद होगा, तो वो होता था I इक्वल टू E बाय आर, है ना। हाँ जी तो E बाय आर होता था, तो यहाँ पे E कितना है आपके पास, बी ए ओमेगा सर, एक सेकंड है ना। और R जो है वो ओमेगा टी रेजिस्टेंस, यहाँ पे R लेते थे, ये आई साइन इक्वल ओमेगा टू टी, आई ऐसे ही नॉट साइन लिखोगे। ओमेगा टी। जी सर। और I इक्वल टू आपके पास क्या आता था, इक्वेशन आपको पता होगा, साइन ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट के बारे में भी आपने पढ़ा है, आई नॉट इक्वल टू क्या होता था, बी ए ओमेगा अपॉन में आर, यही होता था ना आई नॉट। ये आपका आई नॉट क्या होता था, पीक करंट, जिसको मैक्सिमम करंट या पीक करंट बोलते हैं, ये पीक करंट। हाँ जी। अब पावर की बात कर लेते हैं। तो सर ये एक सेकंड हाँ, मीन पावर जनरेटर की बात कर लेंगे। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जी सर। तो देखो मीन पावर जनरेटर, तो मीन पावर जनरेटर देखो, नहीं सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। इसमें जो करंट होगा ना, अब एक बात को समझना होगा आपको यहाँ पे। देखो हाँ जी मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, आप एक चीज को देखना और समझ में आएगा आपको। पावर जनरेटर का जहां तक सवाल है ना, पावर जनरेटर जब ये रोटेट करेगा ना, ये सेमी सर्कल, जी सर। एक समय नीचे आएगा और एक समय फिर ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब नीचे आएगा तो ये निगेटिव में आ जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो फिर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है? चेंज हो रही है। नहीं सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये आप इस सेमी सर्कल को जब घुमा रहे हो, ठीक है, ये एक्सिस के अबाउट जब घूमेगा तो नीचे जाएगा, नीचे भी आएगा ये, और ऊपर भी जाएगा। तो जब नीचे आएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा। तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। जी सर। जो करंट इसमें इंड्यूस्ड होगा ना, उस करंट की जो हाँ जी। इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी पोलैरिटी चेंज होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप ये क्लियर समझ लो कि इसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो एसी करंट होगा। बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू टू इंटू आर, तो इसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो बाई टू आर। अब देखिए, अब पावर जनरेटर की बात कर लेते मैं हैं। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ सर। पावर जनरेटर किसके लिए है, तो पावर जनरेटर आपका एसी करंट के लिए है। हाँ जी सर, हाफ है। पावर जनरेटर फॉर एसी करंट, तो इसको लिए आई आरएमएस का ठीक है स्क्वायर, सर। जो एसी का फॉर्मूला होता है, इनटू आर। और आई आरएमएस कितना होता है सर, अगर बिना एरिया रखे करें तो, क्योंकि ऑप्शन में √2। हाँ रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई टू, मतलब आंसर तो मैच हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, आई नॉट बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा। जी बी स्क्वायर ठीक ए है सर। स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू टू इंटू आर, जिसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर ए स्क्वायर Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर बाई टू आर। हाँ, तो बिल्कुल मैं एक अब बार इसकी आंसर चेक कर लेता हूँ सर। हाफ सर बी स्क्वायर हाफ भी रखना होगा, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर। ठीक है सर। तो एरिया आपको एरिया भी Yes, रखना sir. होगा ना, अभी एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। सर अच्छा, मैं देखता हूँ इसको एक बार, मैं उसको उस पे भी बता देता हूँ। दूसरा वाला जो आपने किया था उसको भी क्लियर कर लेते हैं एक बार, उसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक और सेंड किया, देख लो। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, वो जो क्वेश्चन था जो जिसमें रूट का चांसेस था ना, रूट नहीं आ रहा था, वो स्क्वायर रूट भी आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा। इसमें सर पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाला जो लॉग क्वेश्चन, वन है। हाँ हाँ, बुलेट वाला, हाँ जी वही समझ गया। उसमें भी रूट आ रहा है, सही था आपका। लेकिन रूट तो मतलब वो तो अभी देख लेते हैं कैसे आएगा। देखिए
क्वेश्चन उसका जो था यही कि एक बुलेट था आपके पास दिया हुआ और आपने जो ब्लॉक दी हुई है आपकी उस पे आप एम स्मॉल एम मास की बुलेट से v नॉट वेलोसिटी से इसको फायर करते हो, जो कि कैपिटल एम में जाता है, इसमें एम्बेडेड होता है और ये डिस्प्लेसमेंट एल का दिखा रहा है। यही क्वेश्चन था आपका और हमें यहाँ से v नॉट की वैल्यू चाहिए थी, है ना, और तो कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि इसका एक्सेलरेशन देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके पहले इसका एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना हो रहा है, a1 मान लिया, a1 कितना हो गया, ठीक है, f बाय m, जो फोर्स लग रहा है, फोर्स तो जो इस ये लगा रहा है यही सेम फोर्स इस पे भी लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो अब इसका एक्सेलरेशन देख लेते हैं इस ब्लॉक का। तो इसका हो जाएगा, इसको मान लो a2, तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, f बाय कैपिटल M। तो नेट एक्सेलरेशन सर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, आपके पास अब तो सर हो जाएगा, इसमें डाल के हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू a1 प्लस a2, ठीक है। सर माइनस क्यों किया पर? अब जहां तक a1 और a2 का है तो दोनों फोर्स को यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f कॉमन आ गया, ठीक है, A1 और ठीक है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इससे अपॉन में कैपिटल M इंटू स्मॉल m। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो एक बार। हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से तो हमने समझ सिर्फ गया सर, एक्सेलरेशन समझ निकाला। गया, इनटू एल भी अब होगा। सवाल वेलोसिटी की थी हमारे साथ, तो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें तो सर समझ आ गया था कि कोर्ट में आंसर आएगा, और ये भी समझ आ गया था कि ऐसी वाली इक्वेशन मोशन ऑफ ये है, इसमें करंट आई जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये मिड पॉइंट है इसका, ये वाला, ये डिस्टेंस आपकी d है, यहाँ से यहाँ तक ये सर इतने क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। और सेंटर से सर 5-1 और 5-1 की बने, मतलब दोनों एंगल 45 हो जाएंगे, ये भी समझ आ गया। ये सेंटर से आप इसको ज्वाइन करोगे, इस तरफ ज्वाइन कर रहे हो, यस सर, और जो एंगल उसके वर्टिकल लाइन के साथ बना रहे हैं वो भी 5-1 है। ये जो सेंटर है ये O है हाँ और जी, मैग्नेटिक फील्ड है थीटा 1 है, तभी तो मैं सोचूं इनफाइनाइट वायर, ये इनफाइनाइट वायर है ना, गॉट इट, और इसकी जो डिस्टेंस है नाइस, सिली में वो 90 माइनस 5 आ जाएगा जो करंट और फिर 5 के टर्म्स में आंसर आएगा। महान आदमी हूँ मैं, हद ज्यादा। और d डिस्टेंस है। मैं क्वेश्चन जल्दी के चक्कर में वो इतना सिली मिस्टेक बन कर दिया मैंने। हमारे से यही पूछा गया ऐसी कि चीजें करूंगा तो हो गया फिर क्या आईआईटी होगा, का क्लियर, है ना, इतना ही क्वेश्चन है। यस सर, इतने मैंने तो सर इस क्वेश्चन में इतनी महानता की थी, आंसर देखे ही नहीं थे। यहाँ पे मैंने आपके सीधा पास पहले angle भी 5-1 5-1 मुझे लगा 5-1 5-1 है, सिर्फ 5-1 और मैंने 5-1 सीधा वो की कर बने, दिया। मतलब दोनों एंगल 45 हो जाएंगे, ये भी समझ आ गया। ये 5-1 है, ये नहीं सर 45 नहीं होंगे ना, 45 नहीं ये होंगे वाला ना। 5-2 और जो एंगल उसके वर्टिकल लाइन के साथ बना रहे हैं वो भी 5-1 है। और ये θ1 है, ये 5-1 है, ये भी हाँ जी, ये 5-1 θ है। ऐसे कैसे? थीटा 1 है तभी। मैं तो सर इस क्वेश्चन में नहीं सर आंसर कैसे आएगा वो भी समझ में आ गया। मैंने सीधा पहले कोई 5-1 दिक्कत 5-1 मुझे लगा 5-1 5-1 है हाँ, और मैंने नहीं सीधा सर। वो कर दिया। हाँ जी हाँ जी, ये 45 नहीं सर 45 45 नहीं होंगे ना, 45 नहीं होंगे ना। नहीं, ये 45 होंगे, ये 45 आपका जजमेंट सही है यहाँ पे। इवन θ1 और θ2 Yes, ये sir. 45 होगा। ऐसे कैसे? हाँ, आप चेक कर लो। अच्छा हाँ, वो 90 माइनस 5-1 हुआ, तो मतलब 5-1 प्लस θ1 प्लस थीटा 5-1 प्लस θ1 90 डिग्री हुआ, इतना हुआ, और 5-1 प्लस 5-2 भी 90 डिग्री हुआ। हाँ, हाँ, तो उससे हो जाएगा।
थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री आ जाएगा उससे। ओ हाँ, हो गया, समझ गया सर, अब समझ गया। अब आपका दो सेगमेंट जो है, ठीक है, एक सेगमेंट ये नहीं सर, वाला आंसर कैसे आएगा वो भी समझ में आ गया। और ये सेगमेंट तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा कोई है ना, दिक्कत क्योंकि इसकी मैग्नेटिक नहीं फील्ड सर। तो जीरो होगी। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए देखो, इस पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बन रही है ना, वो इनसाइड बन रही है। यस सर। इस पोर्शन के लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इनसाइड बन रही है, और इस पोर्शन के लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इनसाइड बन रही है, इनटू द पेपर बन रही है। ठीक है, और ये एंगल यहाँ पे भी बनेगा तो ये 45 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे भी बनेगा तो 45 बनेगा। अब देखो, ये करंट का जो ये और ये वाला पार्ट दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसी एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। मान लो B1 के लिए निकाल लिया हमने, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे d है। अब एक में एंगल यहाँ पे 0 बनाएगा और एक के साथ 45 बना रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन 0 प्लस साइन 45, तो ये B1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई डी, और ये वैल्यू आ गई 1/√2 की। तो ये B1 की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, B1 निकाल लिया आपने, तो इसको बॉक्स में डाल देते हैं। तो ये अब चूंकि ये इसका था और इसका दोनों का है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंदर की तरफ है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2B1, जो कि आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2√2 पाई इंटू डी। अब आपका रेस्ट वाला पार्ट ये वाला रह गया, इसके लिए काम कर लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं मैं और इसके लिए काम करते हैं। इसके लिए क्या कैसे निकालोगे वो देखते हैं। इसको B2 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही D है, और एंगल कितनी सबटेंड कर रही है, तो इसके साथ भी 45 और इसके साथ भी 45, तो साइन 45 प्लस साइन 45, तो ये आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी अपॉन ये 2 इंटू 1/√2। ठीक है, तो ये कैंसिल करो, 2 2 जा 4, तो B